मेरी शादी एक कम उम्र हसीन लड़के से हुई थी। मैं बहुत खुश था, लेकिन मैं शादी के 2 माह बाद कमाने दुबई चला गया। वो बहुत रोई, बोली मत जाओ। मुझे लगा जैसे वो खौफ ज़दा है। मैंने खौफ की वजह पूछी तो घबरा गई। मेरा दुबई जाना मजबूरी था, मैं चला गया, पर वो मुझसे बात भी न करती। 4 महीने बाद जब मैं उससे से वापस पाकिस्तान आया कि उसका दिमाग दुरुस्त करूं तो मेरे घर पे ताला लगा था। मैं हैरान रह गया और पड़ोसियों से पूछा कि मेरी बीवी और घर वाले कहाँ गए। अभी पूछ ही रहा था जब घर के अंदर से हल्की चीख सुनाई थी। मैंने फौरन ताला तोड़ा, अंदर गया तो मंजर देख आंखें फटी। मैं जूं ही जाने के लिए वापस पलटा तो मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी लग गई, जैसे मैं यहाँ पे कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए। मैंने घबरा कर इर्द गिर्द देखा। मोहल्ले वाले अपने घरों में वापस लौट चुके थे। जब उन्हें पता चला कि मैं दुबई से वापस आ गया हूँ तो सभी मुझसे मिलने आए थे, लेकिन फिर दरवाजे का बताते हुए बोले, तुम्हारे जाने के 2 माह बाद ही यहाँ पे ताला लग गया था। इसके बाद हमने कभी किसी को भी घर के अंदर आते जाते नहीं देखा। पता नहीं तुम्हारी बीवी वो कहाँ चली गई। ये बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, लेकिन जब्त बांधे खड़ा रहा। साथ ये बात भी दिमाग में चल रही थी कि पता नहीं मेरी बीवी के साथ पीछे क्या हुआ होगा। मैं अपने घर गया तो मेरी माँ ने भी लाइल्मी का इजहार किया और कहा, तुम्हारे जाने के बाद मैंने रमशा को कहा था या मेरे पास आके रुक जाओ, मगर उसने मना कर दिया। पहले पहल तो मैं बहुत हैरान हुई, जोर भी दिया कि कैसे अकेले रहोगी, मगर वो अपनी बात पे अटक चुकी थी। क्यों, वहीं पर ही रहना है। सो मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। 1-2 हफ्तों के बाद जाके देखा तो तुम्हारा घर बंद था। लोगों से पूछा तो उन्हें भी कुछ नहीं पता था। ये बातें जैसे जैसे मैं सुनता जा रहा था उतना परेशान हो रहा था। चलो कुछ नहीं, मिल जाएगी। ना भी मिली तो वो खुद छोड़ कर गई होगी तुम्हें, तो उसके पीछे खुद को परेशान मत करो और पुरसकून रहो। अम्मा मुझे तसल्ली दे रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रहा था इन सब बातों को कहाँ डालूं या कहाँ पर जाकर रिमशा को ढूंढूं। मैं नींद की गोली खाकर सोने के लिए लेट गया। कुछ देर कोशिश करने के बाद नींद आ भी गई। पता नहीं कितनी देर मैं यूं ही सोता रहा। अचानक से मुझे अजीब तरह का ख्वाब आया। रिमशा मेरे ख्वाब में मौजूद थी और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। जमील, तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे साथ इन दरिंदों के हवाले करके चले गए। ये मुझे जानवरों की तरह रखते हैं। जमील, तुम कहाँ हो? खुदा का नाम है, मुझे बचा लो। ये कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगे। मैं उसे तसल्ली देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो मेरा ख्वाब टूट गया। मैंने चिल्ला कर रिमशा को पुकारा, लेकिन वो मेरे ख्वाब में थी, हकीकत में नहीं थी। मैंने बौखला कर इर्द गिर्द देखा तो खुद को अपने कमरे में बिस्तर पर मौजूद पाया। जल्दी से उठकर पानी का एक गिलास वटावट पी लिया। इसके बाद अपना मोबाइल लेकर मैं घर से बाहर निकल आया। खुद समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं और कहाँ ना जाऊं। बेचैनी में फिर वापस से अपने घर चला आया। वो ताला अब तक वैसे ही लगा हुआ था, बल्कि उस पर यकजा हल्का जंग भी दिखाई दे रहा था। मेरे पास उस ताले की चाबी थी। मैंने चाबी लगाकर ताला खोला तो सारा घर वीरान पड़ा था। मैं अंदर आया तो देखा सारे कमरे बंद थे। इन्हें खोल कर देखा तो गंद वैसे ही बिखरा हुआ था। रिमशा के कपड़े, मेकअप का सामान ड्रेसिंग टेबल पर यूं ही पड़ा था जैसे वो अभी अभी मेकअप करके यहाँ से गई हो। उसके कपड़े भी बिखरे हुए थे। किचन में गया तो वहाँ भी सालन चूल्हे पे पड़ा था, मगर अब उसमें से बदबू के भभूके उठ रहे थे। पानी का ग्लास, चाय के जूठे बर्तन, जैसे जैसे मैं देखता जा रहा था मुझे अजीब सी कराहत महसूस हो रही थी। सारे का सारा घर ऐसे था जैसे कोई अभी 5 मिनट के लिए कहीं बाहर गया हो, कि मैं अभी आकर समेटता हूँ मगर फिर वो वापस ना पलटा हो। मैंने वहीं खड़े खड़े रिमशा की अम्मी को फ़ोन किया तो वो रोते हुए बोली, अच्छा, हमने अपनी बच्ची की शादी की है तुमसे। जब से वो उस घर से ब्याह कर गई है तुमने उसके सारे रिश्ते नाते ही ख़त्म कर दिए। मैंने जल्दी से कहा, आंटी मैं यही बताने वाला था आपको, मगर वो मेरी बात काट के बोली, 2 माह पहले उसने पराए लोगों की तरह फ़ोन किया और कहा वो दुबई जा रही है अपने शौहर के पास। पता नहीं अब राब्ता हो सके या नहीं। मैंने जल्दी से पूछा, बेटी क्यों नहीं होगा राब्ता? तो वो रोते हुए बोली, अम्मी जमील बहुत गुस्से वाले हैं। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। और आज तुम फ़ोन कर रहे हो मुझे? मैं तो अजाब में आ गई हूँ अपनी बेटी तुम्हारे साथ ब्याह के। वो रो रही थी, जबकि मैं हक्का बक्का उनकी बात सुन रहा था। मैंने रिमशा को दुबई नहीं बुलाया,
मज़ीद मैंने उसे कभी मना भी नहीं किया कि वो अपने घर वालों से कोई राब्ता न रखे। मुझे तो इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, बल्कि शादी के शुरू के दिनों में अक्सर मैं ही उससे पूछा करता था कि आज तुमने अपने मैके में बात की है। वो ना कहती तो मैं अपने सामने बैठ के उसे फ़ोन करवाता। फिर अगर वो अपने मैके में नहीं है तो कहाँ जा सकती है? ये बात मुझे बहुत ही परेशान कर रही थी। मैंने फ़ोन काट कर एक दो और जानने वालों को फ़ोन मिलाया, मगर उन्होंने भी लालमी का इजहार किया कि वो नहीं जानते मेरी बीवी कहाँ पर है। मैं वहीं चारपाई पर सर पकड़ के बैठ गया। काफ़ी देर बाद उठा था कि वहाँ से मिलता भी क्या आखिर। मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, गोया रिमशा यहीं पे मौजूद हो, मगर मैंने तो पूरा घर खंगाल मारा था और मुझे वो कहीं पर भी नहीं मिली थी। लेकिन उसकी खुशबू और एक एहसास मुझे वहाँ से जाने नहीं दे रहा था। कुछ देर मजीद वहाँ पर रुकने के बाद मैं खामोशी से निकल आया। अब मेरा रुख करीबी थानों की जानिब था। वहाँ पर मैंने रिमशा की गुमशुदगी की इतला दी तो उन्होंने रिपोर्ट तो लिख ली, मगर मुझे कोई भी हौसला अफजा जवाब न दिया। उनके मुताबिक लड़की को गुम हुए काफ़ी देर हो चुकी है। अब उसे उठाने वाले या जहाँ पर वो जाना चाहती होगी वो वहाँ पहुँच चुके होंगे। आपको ये रिपोर्ट गुमशुदगी के 24 घंटों के अंदर अंदर लिखवानी चाहिए थी, मगर आपने लापरवाही की, तो अब हम यकीन नहीं दिला सकते, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बीवी को ढूंढ दें। मैं वहाँ से भी मायूस होकर बाहर निकल आया। बाहर आया तो एक जगह पे काफ़ी रश था। लोग वहाँ खड़े होकर बातें कर रहे थे। शायद कोई बाबा शहर में नया आया होगा और अपनी करामात की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका होगा। मैंने सर झटका और वहाँ से जाने लगा तो एक आदमी की बात मेरे कानों में पड़ी। अरे, जब से मैंने बीबी साहब को लंगर चढ़ाया है तब से मेरी तो सारी मुश्किलात ही हल हो गए। बस अब यही दुआ है कि वो अपने मुंह से मेरे लिए कोई दुआ कर दें तो मुझे यकीन है मेरे बड़े मामलात भी हल हो जाएंगे। मैंने अचंभे से उन दोनों खवातीन को देखा जो न जाने कौन सी दुनिया की थी। यही दुआ वो घर बैठ के करती तो मुझे यकीन था उन्हें ये बिला वजह के लंगर और न्याज देने की नौबत ही ना पेश आती। जाहिल लोग। मैं सर झटकर वहां से चला आया। हर जानिब से मायूस हो चुका था। रब से भी रो रो कर अपनी बीवी के मिलने की दुआएं करता। मुझे यकीन था उसके साथ ज़रूर कोई हादसा पेश आया होगा। वो मुझे यूं धोखा नहीं दे सकती। मेरी शादी अम्मा ने अपनी पसंद से ही की थी। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं था। शादी के फ़ौरन बाद ही मेरी दुबई में नौकरी लग गई। जब अम्मा को यह बात पता चली तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, मगर रिमशा वो रोने लगी। मैंने उसे खामोश करवाया तो वो नरमी से बोली, मैं नहीं चाहती आप मुझे छोड़ कर जाएं। आपके बगैर मैं अकेली रह जाऊंगी। क्या करूंगी मैं? मैंने उसे काफ़ी दिलासे वगैरह दिए। फिर मेरे जाने के दिन करीब आ गए तो मैं अपनी पैकिंग में बुरी तरह से उलझ गया। उन दिनों मैंने ध्यान ही न दिया कि रिमशा काफ़ी खोई खोई लग रही है। वो एक दिन से सोचते हुए बोली, जमील, क्या आप मेरा पता लेते रहेंगे पीछे? क्यों, क्या हुआ? मैंने हैरानी से पूछा तो अपने दिल में हाथ रख के बोली, जमील, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है आप चले जाएंगे तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। मतलब? मैं उसकी बात समझ ना पाया था। वो काफ़ी डरी हुई थी। कहने लगी, मुझे बचपन से ही सच्चे ख्वाब आते हैं। ये बात उसने एक तो मर्तबा मुझे पहले भी बताई थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, मगर अब जब वो ये बात कर रही थी तो मैंने हैरत से पूछा, कुछ देखा है तुमने ख्वाब में? वो उलझ कर बोली, यही तो मसला है। ख्वाब में जो इशारा होता है उसे मैं समझ नहीं पाती। जब वो वाक़या हो जाता है तब उस इशारे की समझ आती है। बस अब मैंने ऐसा ख्वाब देखा है जैसे आपको एयरपोर्ट पर चढ़ा कर मैं किसी कुएं में गिर रही हूँ और आप भी मुझे नहीं बचा सकते। फिर मंजर बदल कर एक और ख्वाब आया जैसे मैं बेहोश हूँ और बहुत से लोग हैं मेरे इर्द गिर्द। मैं सबकी बात सुन रही हूँ, हर कोई मुझसे बात करना चाहता है। वो सोचते हुए ये सब कह रही थी। मैं जो अपना बैग बंद कर रहा था अचानक से उसके करीब आया और कहा, ये कैसा ख्वाब है? इसका क्या मतलब हो सकता है? वो नफ़ी में सर हिला के बोली, मुझे वाकई नहीं पता ये सब क्या हो रहा है और क्यों दिखाई दे रहा है। मुझे किसी बात का भी नहीं इल्म, बस एक एहसास दिल में मजबूती से जकड़ा हुआ है कि आप जाएंगे तो मैं तबाह हो जाऊंगी। मत जाए मुझे छोड़कर। ये कहकर वो मेरे गले से लगी फूट फूट कर रोने लगे। मैंने उस वक्त तो रिमशा की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न दिया, क्योंकि तब मुझे सिर्फ बाहर जाने का शौक़ हो रहा था। मेरे अब्बा भी दुबई में ही काम करते थे, उनका इंतकाल हो गया तो उन्हीं की जगह मैंने अप्लाई किया। तो बाहर जाना मेरा बचपन का ख्वाब था। अब जब रिमशा ये सब कुछ कह रही थी तो उसे तसल्ली देने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था।
क्योंकि उसकी खातिर मैं अपना ख्वाब नहीं छोड़ सकता था। बड़ी मुश्किल से तो मौका मिल रहा था बाहर जाने का, ऐसे कैसे छोड़ देता। तुम परेशान मत हो, वैसे ही तुम्हारा वहम होगा। मेरी बात पर वो इनकार करते हुए बोली, अगर कुछ हो गया तो फिर? मैंने नरमी से पूछा, क्या शादी के बाद तुम्हें कोई हकीकी ख्वाब आया है? 2 माह हो गए हैं ना हमारी शादी को, इस दौरान कुछ ऐसा वैसा दिखाई दिया है तुम्हें जो सच हुआ हो? इस पर वो नफ़ी में सर हिला के बोली, नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दिया, बल्कि ख्वाब आना ही बंद हो गए। इस बात पर मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, फिर क्यों परेशान हो रही हो रिमशा? हो सकता है तुम परेशान हो तभी ये तुम्हारी जहनी इख्तरा हो, और अच्छा गुमान रखोगी तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। अब मुझे ये बताओ, कल मैंने जाना है तो शौहर को ऐसे परेशान करके भेजोगी? तुम मजबूत बनो, अब जब तक मैं नहीं आता तुम्हें सबसे खुद लड़ना है, समझ रही हो ना? उसने अस्पात में सर हिलाया। शादी के फौरन बाद ही माँ ने हमें अलग कर दिया था। बड़े भाई का भी अलग घर था और मेरा भी, ये इसलिए कि मुस्तकबिल में कोई लड़ाई झगड़े ना हो, बस सुलह सफाई से हम सब अलग अलग हो जाएं। कोई खुशी गमी का मौका हो तो इकट्ठे मिल बैठे। मेरे समझाने पर वो खामोश हो गए। अगले दिन सब घर वाले मिलकर मुझे एयरपोर्ट छोड़ने गए। मैं पूरा रास्ता रिमशा को देखता आया, वो अब भी बेचैन थी। रात को जो मैंने उसे पुरसकून किया था उसके चेहरे पर वैसा कुछ भी नहीं था। वो बार बार मुझे देखती, कुछ कहना चाहती, फिर खामोश हो जाती, लेकिन मैंने बड़ी खूबसूरती से उसकी सारी बेचैनी को पसे पुश डाल दिया, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ बाहर जाना चाहता था, जहाँ जाने के बाद हमारी ज़िंदगी एकदम से बदल जाएगी। काश उस वक्त मैं रुक जाता, अपनी बीवी के ख्वाब को समझने की कोशिश करता, तो आज मेरे घर में मेरी बीवी मौजूद होती। या खुदा, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका था और ये पूरा हफ्ता मैंने शदीद अज़ियत में गुजारा था। वहाँ पर भी तकरीबन 1 माह ही मेरी रिमशा से बात हो सकी। उसके बाद उसका मोबाइल और नंबर दोनों ही बन जा रहे थे। वो व्हाट्सएप पर भी मुझसे राब्ता ख़त्म होने के बाद ऑनलाइन नहीं थी। अभी मेरे वापस जाने में कुछ वक्त तो था, लेकिन जब मैंने रिमशा की जानिब से इतनी गंभीर खामोशी देखी तो मैं खुद को मज़ीद रोक न पाया, और जो पहली टिकट मुझे मिली उससे मैं वापस आ गया। वापस आकर वही हुआ जिसका रिमशा को खदशा था। अब उसके ख्वाब की बिना पर मैं उसे कहाँ ढूंढता, कहाँ से वो कुआं लाता और कहाँ लोगों के उस हजूम को तलाशता। जब हफ्ते बाद वो मुझे ना मिली तो अम्मा ने मुझे पुरसकून करने की कोशिश की और कहा, चली गई होगी कहीं पर, तुम क्यों बिला वजह परेशान हो रहे हो? ये आजकल की लड़की है, ऐसे ही करती है, जब शौहर बाहर जाता है तो नई दोस्तियां कर लेती हैं और भाग जाती हैं। अम्मा, आपको तो रिमशा ने कोई बात नहीं की? क्या मतलब? कोई इशारा या कुछ भी कि वो बता सके उस पर क्या बीत रही है? इस बात पर माँ संजीदगी से बोली, अरे मियाँ, तुम अपनी बातें अपनी माँ से नहीं करते, वो तो फिर मेरी बहू है, वो क्यों अपनी खास बातें मुझे बताने लगी? तुम भी अजीब बातें करते हो। ना चुप कर दिया। ठीक 2 दिनों बाद मुझे फिर से वही ख्वाब आया, मगर इस मरतबा ख्वाब में कुछ मुख्तलिफ था। एक बंद कमरा था जहाँ रिमशा बंदी हुई थी और उसकी आंखें बंद थीं जैसे वो सो रही हो, मगर हकीकत में वो जाग रही थी। जैसे ही मैंने कमरे में रिमशा को देखा तो वह मुझे देखकर ऊंची ऊंची रोने लगी और बोली, तुम हो मुजरिम मेरे, तुमसे जुड़े रिश्ते मेरे मुजरिम हैं। मैंने मना किया था मगर तुम नहीं रुके, तुमने मुड़कर मेरी खबर भी न ली, और मैं यहाँ हर रोज़ मरती हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो जमीन, तुम्हें खुदा का नाम है, मुझे इस जहन्नुम से बाहर निकालो। वो देखो, वो सभी लोग मेरी जाने पा रहे हैं। जमील, मुझे उनके सब औलाद से बचा लो। मुझे झंझोड़ते हैं, वो अजियत देते हैं। वो देखो, उसने हाथ से एक जानिब इशारा भी किया तो मैंने गर्दन मोड़ के देखा। वहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार गिर खिड़की थी जहाँ पर लोगों का एक अनगिनत हजूम खड़ा रिमशा को पुकार रहा था। वो बार बार मुझे पुकार रही थी कि मुझे यहाँ से ले जाओ, वो लोग मुझे मार डालेंगे, जबकि मैं मारे हैरत के वहाँ खड़ा ये सारा मंजर अपनी आंखों के सामने देख रहा था। 7 लोगों का हजूम भी मुसलसल बड़ा होता जा रहा था। बिलाखिर उन सब लोगों ने मिलकर दीवार में लगी बड़ी सी खिड़की एक झटके से तोड़ दी और इंसानों का एक बड़ा रेला रिमशा की जाने भागा। वो चीखें मारने लगी, रोने लगी। इससे पहले उसे बचाने के लिए वहां जाता वो लोगों में कहीं गुम हो चुकी थी। बस उस ख्वाब के बाद मेरी आँख खुल गई। मैंने इर्द गिर्द देखा तो आज भी अपने कमरे में ही था। ये कैसे ख्वाब आ रहे हैं? क्या मुझे कोई इशारा मिल रहा है जिससे मैं रिमशा को ढूंढ सकूं, या फिर ये ख्वाब मेरे दिमाग की इख्तरा है? मैं बाहर आया तो माँ सहन में बैठी तहज्जुद पढ़ रही थी। मैं उनके करीब आकर गोद में लेट गया और रोने लगा। वो मुझे जैसे जैसे दिलासे दे रही थी वैसे ही मेरे रोने की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। माँ, मैं हूँ मुजरिम, रिमशा के खो जाने का। वो मुझे मना करती रही कि मत जाए, मुझे छोड़कर आप
जाएंगे तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा। मगर मैंने उसकी एक भी बात न सुनी, क्योंकि उस वक्त मेरे सर पर सिर्फ बाहर जाने का भूत सवार था। आप जाएंगे तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा। मगर मैंने उसकी एक भी बात न सुनी, क्योंकि उस वक्त मेरे सर पर सिर्फ बाहर जाने का भूत सवार था और मैं किसी भी हालत में इस सुनहरी मौका अपने हाथों से खोना नहीं चाहता था। लेकिन अब क्या करूं? वहां जाकर अपनी बीवी को ही खो चुका हूं। माँ मुझे संभालने की बहुत कोशिश करती, वो अक्सर ही मेरा ध्यान रिमशा से हटाने में लगी रहती, ताकि मैं बिला वजह सोच सोच के पागल न हो जाऊं। एक दिन मैं अपने घर यूं ही बैठा हुआ था जब माँ की एक सहेली हमारे घर आई। अरे जमील, तुम कब वापस आए? भला मैं यहाँ ना आती तो तुम मुझे मिलते ही ना। मैं खामोश ही रहा। अब जब से रिमशा खोई थी तब से मैं लोगों की बातों का भी बहुत ही कम जवाब देता। अगर ज़रूरी होता तो दे देता, वरना यूं ही बैठा रहता। तब तक माँ भी वहाँ आ चुकी थी। वो नरमी से बोली, अरे रक्षंदा, लेकर जाती ना अपने बेटे को भी बीबी साहब के पास। देखो तो पता नहीं क्या परेशानी है, इतना सा निकल आया है। कैसी माँ हो तुम, लेकर नहीं गई क्या? साथ ही उस औरत ने मुझे देखा और अफसोस से अपना सर नफ़ी में हिलाने रखी। बताओ मियाँ, गए नहीं क्या तुम बीबी साहब के पास? अरे बड़ी अल्लाह वाली हैं, बहुत करामात हैं उनके पास। जो अपना मसला लेके जाता है बस फिर वो भी बीबी साहब ख्वाब दे के फ़ौरन से पहले हल बताती हैं। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं। मैंने बगैर किसी लधी लिपटी के कहा, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगा था वो औरत जो मेरे निजी मामलात में बोलने की कोशिश कर रही थी। मेरे जवाब पर वो खिसियानी हंसी हंसते बोली, अच्छा मत जाओ, चलो मुझे ही बता दो कि अब परेशान हो, मैं ही दुआ कर दूंगी तुम्हारे लिए। आखिर दुआ तो कर ही सकते हैं ना। तुम्हारी माँ ने भी मेरे लिए बहुत दुआएं की थी और आज देखो मेरी औलाद सेहतमंद है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि बच्चा नहीं हो सकता। बड़ा कर्ज है तुम्हारी माँ का मुझ पे। बताओ क्या बात है? वो औरत अजीब चिपकू तबीयत की मालिक थी, बिना वजह ही जानकारी लेने के लिए पागल हो रही थी। मेरी बीवी नहीं मिल रही और मेरा दिमाग बेहद खराब हो रहा है। बेहतर होगा आप अपने मशवरे अपने पास रखें। अम्मी से मिलने आई हैं तो सिर्फ उनसे मिलें। इर्द गिर्द के मामलात में झांकने की कोशिश खुदारा मत करें। ये कहकर मैं वहां से जाने लगा जब औरत पीछे से बोली, अरे मियाँ, बड़े ही तीखे मिजाज के मालूम होते हो। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा, मगर तुम्हारे मसले का हल सिर्फ और सिर्फ बीबी साहब के पास से ही मिल सकता है। अरे वो तो खास तौर पे गुमशुदा लोगों का सुराग लगा के देती है। मुझे उस औरत की बातों से बेहद उलझन हो रही थी और मेरा दिमाग बुरी तरह से फट रहा था। मैंने गाड़ी की चाबी ली और अपने घर आ गया। पहले जहन में कुछ देर बैठा रहा, फिर घर की सफाई करने लगा। 2-3 घंटों में मैंने ऊपर ऊपर से सारा घर साफ कर दिया, मगर दिल बड़ा बोझल था। फिर मैं बैठक की सफाई करने के लिए आगे बढ़ा तो जो ही मैंने बैठक का ताला खोला, हैरान रह गया। मैं जब जब उस घर में आया सिर्फ रिहायशी हिस्से को ही खोला, बैठक को एक मर्तबा भी खोल के नहीं देखा, और यही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मेरा दिल चाहा अपना सर दीवार में दे मारूं। आखिर इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे पूरा घर खोल के अच्छी तरह देखना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त बैठक को देखकर साफ अंदाज़ा किया जा सकता था कि यहाँ पर ही मेरी बीबी को रखा गया था। दीवार के साथ जंजीरें बांधी हुई थी और उनके आगे हथकड़ी की मानद गोल खड़े बने थे, जिनकी तादाद 4 थी, यानी 2 हाथों के लिए और 2 ही पैरों के लिए मखसूस थे। इसके अलावा बैठक से इंतहाई बुरी बदबू आ रही थी। वहीं पर खाने के बर्तन और पानी का कूलर बड़ी बेतरतीबी से फेंका हुआ था। बैठक का फर्नीचर खींच कर एक दीवार के साथ लगाया हुआ था। मैं जल्दी से बैठक के दूसरे दरवाजे की तरफ गया जो गली में खुलता था, मगर उस गली में नहीं जहाँ पर घर का मेन गेट था, बल्कि उससे पिछली गली में, यानी जो कोई भी था उसने मेरी बीवी को मेरे ही घर में रखा था और बड़ी चालाकी से सबको धोखा भी दे रहा था, जाहिर करके कि वो घर तो काफ़ी महीनों से बंद है, ताकि उसकी तरफ किसी का ध्यान न जाए और वो बड़े सुकून से रमशा को वहाँ रख सके। इन सब के बावजूद मुझे ये बात न समझ आ रही थी कि अगर उसने रिमशा को घर में ही रखना था तो फिर क्यों बांधा हुआ था और किस मकसद के लिए वो ये सब कर रहा था। हालात एकदम से ख़राब हो चुके थे। मैंने उसी वक्त पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें पूरी सिचुएशन बता के उनका इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर में पुलिस आ गई तो उन्होंने मेरी जगह को सील कर दिया। उन हथकड़ियों को उतार कर फ्रांसिक के लिए भेजा तो एक दिन में उनकी रिपोर्ट भी आ गई, जिसके मुताबिक वाकई वहाँ रिमशा ही मौजूद थी, जिसे कुछ दिन पहले ही वहाँ से शिफ्ट किया गया था। पुलिस एहलकारों ने मुझसे पूछा कि आपको किसी पे शक? तो मैंने नफ़ी में सर हिलाया, क्योंकि वाकई मुझे किसी पे भी शक नहीं था। सर, अच्छी तरह सोच के बताएं, क्या पता कोई ऐसा हो जिससे आपकी बीवी खौफ खाती हो और उन्होंने आपको थोड़ा बहुत कोई इशारा दिया हो, या कोई भी ऐसा अनहोना वाक़या जिसमें आपकी तवज्जो खींची हो। अगर ऐसा कुछ भी है तो प्लीज़ हमें बताएं, ये केस को हल करने में हमारी बहुत मदद करेगा।
बहुत सोचने के बावजूद मुझे कोई ऐसा वाक़या या शख्स याद नहीं आया जिसके साथ रिमशा की कोई ख़ास लड़ाई झगड़ा चल रहा हो या कभी उसे जिक्र किया हो कि माजी में कुछ नागवार हुआ था। हमने मेन गेट वाली गली में कुछ कैमरे लगे थे, उनकी मदद से मुजरिम को तलाशना चाहा, लेकिन मुजरिम कभी भी मेन गेट से घर में दाखिल नहीं हुआ, सिवाय एक तो मर्तबा जमील की माँ के। पिछली गली में जाकर देखा तो वहाँ बदकिस्मती से कोई भी कैमरा मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से मुजरिम की कोई भी हरकत उन्हें दिखाई न दे सकी। इसके बाद उन्होंने मेरी माँ को हिरासत में लेने की बात की तो मैंने सख्ती से मना कर दिया। खबरदार अगर किसी ने मेरी माँ को तंग करने की कोशिश की, क्योंकि उनके अलावा और कोई भी ऐसा इशारा नहीं मिल रहा था जिससे शक किसी और पे जाता। जब पुलिस वालों ने कह दिया कि कम से कम एक मरतबा तो हम आपकी माँ से तफ्तीश करेंगे, तो मैंने खामोशी से रिमशा का केस वापस ले लिया, जिस पर पुलिस वाले बहुत ज़्यादा सीखपा हुए। जब माँ को इस बात का पता चला तो वो बहुत ज़्यादा खफा हुई और बोली, बेटा तुमने ठीक नहीं किया, वो लोग तो अपना काम ही कर रहे थे, कर लेने देते उन्हें तफ्तीश, कम से कम यूँ केस तो न बंद कराते, हो सकता कुछ देर बाद मुजरिम का कोई सुराग लग ही जाता। माँ मुझे डांट रही थी, लेकिन मैं अपनी माँ पे कोई इल्ज़ाम नहीं आने दे सकता था। अल्लाह बेहतर करेगा, परेशान ना हो। अगर अल्लाह पाक ने हमें रिबिशा का कोई न कोई सुराग देना हुआ तो हमें कुछ भी नहीं होगा। देखिएगा वो खुद ब खुद हमारे सामने आ जाएगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो हम लाख कोशिश करने के बावजूद जहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। मगर इस सब में आपको तकलीफ़ नहीं दे सकता और ना ही देना चाहता हूँ। ये बात सुनकर माँ रोने लगी और मुझे बहुत सारी दुआएं देने लगी। मैं कमरे में आ गया और वुज़ू करके हाजत के नफल पड़े। बार बार अल्लाह से यही दुआ कर रहा था कि मेरी बीवी को अपनी अमान में रखना। मैंने उसे अकेला छोड़ के बहुत बड़ी गलती की। अब मैं अपनी गलती पे पछता रहा हूँ। तकरीबन 15 मिनट मैं यूं ही दुआ करता रहा। इसके बाद जाकर मेरे अंदर एक ऐसा सुकून सा फैलने लगा। मैं दुआ करके उठा तो मुझे अपनी कंपनी की जानिब से मैसेज आया। उन्हें कोई अर्जेंट काम करना था तो उन्होंने मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी और मुझे जल्द से जल्द वापस बुलाया। मगर मैंने उसी लम्हे बगैर सोचे समझे उन्हें जवाब में अपना इस्तीफ़ा भेज दिया। तभी माँ कोई चीज़ देने कमरे में आई तो मैंने उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने के मुतालिक बताया, जिससे वो खफा होते हुए बोली कि तुमने इतनी जल्दी फ़ैसला क्यों किया। मैंने नरमी से कहा, माँ एक मरतबा मैं अपनी बीवी को तनहा छोड़ चुका हूँ, अब दोबारा मैं यूँ नहीं करूँगा। यहीं पर छोटी मोटी जो भी नौकरी मिली कर लूँगा, मगर रिमशा को ढूंढ कर रहूँगा। क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया कि मैंने उसके बाप के बाद तुम्हारी बीवी का वली तुम्हें बनाया था तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। माँ मुझे बहुत खौफ आता है। बस अब दुआ करें कि रिमशा जल्द से जल्द मिल जाए और वो ठीक हो, खैर व आफियत से हो। माँ हाथ उठा के दुआ मांगने लगी। तकरीबन 3-4 दिन तक मैं रोज़ अपने घर में आ जाता और बैठक को अच्छे से देखने लगता। वहाँ पर नशा और दवाइयों की डिब्बियाँ और पत्ते भी मौजूद थे, जिनसे वाज़े हो रहा था कि यहाँ रिमशा को हर वक्त दवाइयों के ज़ेरे असर रखा जाता है, शायद इसलिए कि वो कोई शोर शराबा न कर सके। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि किसी तरह मुझे वहाँ पे कुछ सुराग मिल जाए या कोई निशानी या कुछ भी ऐसा जिससे मैं मुजरिम नहीं तो रिमशा तक ही पहुँच जाऊँ, मगर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बहुत थक चुका था, सो वहीं बैठ कर ऊँची ऊँची रोने लगा। पता नहीं कब यूं ही रोते रोते मेरी आँख लग गई और मैं सो गया। सोने पर एक मरतबा फिर से रिमशा मेरे ख्वाब में आई। वह बहुत थकी हुई और निढाल लग रही थी। मुझे देख कर नरमी से बोली, तुम मुजरिम क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तुम्हारे इर्द गिर्द ही है वो। जमील मुझे बचा लो, जितनी जल्दी मुझे तलाश कर सकते हो कर लो, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। जो मेरे लिए मेरी जान दे लेंगे, मुझे निकालो इस जहन्नुम से। तुम किसी से दुआ कराओ मेरे लिए। उसके बाद वो चले गए तो मेरी आँख खुद ब खुद खुल गई। मैं यूं ही फर्श पे लेटा लेटा सो गया। अब उठा तो छत को देखने लगा। रिमशा चाहती थी मैं उसे ढूंढ लूँ, यानी उसे जिसने भी छुपाया था वो जान चुका है, मैं उसे ढूंढ रहा। अगर जल्द से जल्द मैं अपनी बीवी को ना ढूंढ सका तो वो ज़रूर उसे मार देंगे। तभी वो इतनी परेशान दिखाई दे रही थी। या अल्लाह मैं क्या करूँ, मुझे कोई राह दिखा, मुझे कुछ अकल दे, मुझे रहनुमाई दे, मैं अपनी बीवी को तलाशूँ। यूं ही दुआ करते करते मैंने सारे कमरों को ताले लगा दिए और बाहर निकल आया। अभी मैं मोहल्ले से निकला नहीं था जब मुझे रिमशा की दोस्त दिखाई थी। मुझे देखकर वो जल्दी से रिमशा के बारे में पूछने लगी तो मैंने पूछा, क्या तुमने ही मिली रिमशा से? वो शर्माते हुए बोली, भाई आपकी शादी के बाद ही तो मेरी भी शादी हो गई थी, बस फिर मैं सऊदीया चली गई, अभी मिलने के लिए आई हूँ उसी से। मैंने आपके घर भी, लेकिन कुछ काम थे करने वाले, सो उन्हीं कामों में उलझी रही। जब मैं आपकी तरफ आ रही थी मैंने गमगीन लहजे में कहा, नहीं मारिया, कोई ज़रूरत नहीं। वो हैरानी से मुझे देखते हुए बोली, क्या हुआ भाई, खैरियत है? परेशान दिखाई दे रहे हैं। रिमशा तो ठीक है, और आंटी
उनकी तबीयत ठीक है क्या? मैंने नफ़ी में सर हिलाया और ख़ुद पे ज़ब्त करते हुए कहा, मारिया, रिमशा खो गई है, वो नहीं मिल रही। अरे ऐसे कैसे खो गई? कोई छोटी मोटी बच्ची तो नहीं जो आप खामखा ही परेशान हो रहे हैं? यहाँ मोहल्ले में ही किसी घर में गई होगी, अभी आ जाएगी। मेरी आंखों में बेख्तियार उसकी बात सुन के आंसू उमड़ आए, जिन्हें बेदर्दी से रगड़ते हुए कहा, नहीं, वो आपकी बेगम गुम नहीं हुई, उसे तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। साथ ही मैंने वहाँ खड़े खड़े मुख्तसर मदजा में बात मारिया को बताई तो वो मारे गम के कुछ बोल ही न सकी। मारिया, तुम तो रिमशा की दोस्त थी, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? वो जल्दी से बोली, जी भाई, आप बताएं, मैं आपकी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझे यकीन ही नहीं आता कि वो छोटी सी हंसमुख रिमशा यूँ अचानक खो भी सकती है। मारिया, क्या कभी रिमशा ने शादी से पहले या शादी के बाद कुछ बताया? मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या किसी ने उसे तंग किया हो या कुछ भी, कोई भी छोटी मोटी बात अगर उसने इस मुतल्लिक तुम्हें कुछ बताया तो खुदारा मुझे बताओ। वो सोचते हुए बोली, भाई बताया तो है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगी तो आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी। मुझे नहीं लगता कि ये बात मुझे आपसे करनी चाहिए। मैंने जल्दी से पूछा, तुम परेशान ना हो, जो भी बात है मुझे खुल के बताओ, मैं हर तरह की बात सुनने के लिए तैयार हूँ। बस खुदा का नाम है, मुझे कोई इशारा दे दो जिससे मैं अपनी बीवी तक पहुँच जाऊँ। पता नहीं कितनी अजियत में होगी वो। भाई मुझे माफ़ कर दे, लेकिन इमशा ने एक तो मरतबा बताया था कि आंटी का रवैया उसके साथ ठीक नहीं। मैं उसकी बात काट के बोला, अम्मी का रवैया क्यों नहीं ठीक होगा? अम्मी ने तो शुरू से ही हमें अलग कर दिया था, फिर जब वो अपने घर में अलग थी फिर अम्मी उसे क्यों तंग करेंगी? वो नरमी से बोली, तभी मैं आपको बताना नहीं चाह रही थी क्योंकि वो आपकी माँ है, पर अपनी माँ के मुतालिक कोई भी गलत बात इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर चाहे वो आप हो या मैं। बाकी आपने कोई ऐसी वैसी बात पूछी तो मुझे सिर्फ यही याद आया। इसके अलावा मुझे नहीं याद कि रिमशा का कभी कोई झगड़ा हुआ हो या कोई दोस्त वगैरह हो। ये कहकर वो चुप हो गई तो मैं जल्दी से बोला, नहीं नहीं, मुझे बताओ, अम्मी की क्या बात कर रही थी वो? पता नहीं, मुझे अब ठीक से याद नहीं, लेकिन वो बताती थी कि आंटी उसे कुरेदती थी। आंटी ने उसे ये भी बताया कि तुम्हें सच्चे ख्वाब आते हैं, तभी मैं तुम्हें अपनी बहू बना के लाई हूँ ताकि तुम हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर सको। आंटी उसे मजबूर करती थी कभी अपना कोई मसला बता के या फिर किसी सहेली या रिश्तेदार के मसाइल बता के कि मुझे इनका हल बताओ। ख्वाब में देख के रिमशा ने साफ मना करती थी कि मेरे अख्तियार में कोई भी हल देखना नहीं, मैं नहीं देख सकती। तो वो उससे ऐसी बातें सुनाती कि तुम बिला वजह जानबूझकर मुझे इनकार कर रही हो, हालांकि तुम्हें सब कुछ दिखाई देता है, तुम मुस्तकबिल को आराम से देख सकती हो। जबकि ऐसा नहीं था। भाई मैं बचपन से रिमशा को जानती हूँ, उसे सच्चे ख्वाब कभी कभार ही आते थे। बस एक तो मरतबा उसने आंटी मुतल्लिक ये बातें बताईं मुझे कि वो मजबूर करती है। ये बात सुन के मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि आज तक माँ या रिमशा ने कभी इन बातों का जिक्र मुझसे नहीं किया था। मारिया, क्या जो कुछ तुम बता रही हो वो सच है? वो नरमी से बोली, भाई मैं अपनी कसम खा के कहती हूँ, बल्कि शायद मेरी कसम पे भी आपको यकीन ना आए तो मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ कि जो कुछ आपको बताया सच है। और यह भी बताती चलूँ कि रिमशा आपसे बातें छुपाती थी। वो नहीं चाहती थी कि ये बातें वो आपको बताए और आप में और आंटी में कोई भी बदमज़गी पैदा हो। इसके बाद एक तो मज़ीद बातें करके मैं वहाँ से चला आया। अब मेरा रुख घर की तरफ था। मैं अम्मा से इन बातों की तस्दीक करना चाहता था। फिर जब मारिया ने कसम खा ली, लेकिन फिर भी जब तक मैं अपनी माँ से इन बातों की तहकीक ना कर लेता मुझे आराम नहीं मिलना था। और रिमशा के ख्वाबों वाली बात तो मुझे शादी के बाद पता चली थी, और वो भी रिमशा ने ही बताई थी, जबकि माँ ने ऐसी वैसी किसी बात का भी जिक्र मुझसे नहीं किया था। मुझे याद था मेरी बहन ने यूं ही एक मर्तबा बातों बातों में मुझे बताया कि अभी दोनों की शादी नहीं हुई थी और उसका कोई जेवर कहीं पे गुम हो गया था। अगले दिन वो यूं ही रिमशा से फ़ोन पे बात कर रही थी तो रिमशा ने उसे बता दिया कि तुम्हारा जेवर फलाह जगह पे पड़ा हुआ है। ये बात करते हुए मेरी बहन बहुत हंसी और कहा, तुम्हारी तो ऐश है जो मेरी तुम्हारे घर में भी कभी कोई चीज़ गुम हो जाया करेगी, क्योंकि तुम्हारी बीवी को हर बात का पता होता है। मैंने ध्यान न दिया, लेकिन अब कड़ी से कड़ी मिलती जा रही थी। मैं पैदल ही घर की तरफ चल पड़ा। तभी मुझे एक मर्तबा फिर से वही रश दिखाई दिया जहाँ लोग बड़ी अकीदत से खड़े थे। उसी वक्त मुझे रिमशा का ख्वाब याद आया जिसने वो कह रही थी कि किसी से दुआ करा लो। मुझे उन सब पर यकीन नहीं था, लेकिन रिमशा पे था। वो चाह रही थी कि मैं उसे ढूंढूं। सो बगैर सोचे समझे मैं भी लाइन में लग गया। मुझे यकीन नहीं था कि यहाँ पे मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं वहाँ से जा ही ना पाया और ख़ुद ब खुद मेरे पैर वहाँ रुक गए। काफ़ी देर बाद मेरा नंबर आया तो कमरे में बाहर बैठे आदमी ने मुझसे 1000 रुपया दिया। मैंने खामोशी से पैसे निकाल के दिए। जब अंदर गया तो वहाँ तो अजीब ही ड्रामा लगा हुआ था। एक आदमी कुर्सी पे बैठा था।
देखने में वो कोई ढोंगी बाबा ही लग रहा था। उसके करीब नीचे ज़मीन पे छोटा सा कपड़ा बिछा था, जिसपे एक लड़की आंखें बंद किए दीवार के साथ टेक लगा के बैठी थी। उस लड़की की हालत बहुत अबतर थी। बालों की लटें मुंह के ऊपर फैली थीं और कपड़े भी बहुत मैले कुचैले हो रहे थे। हाँ भाई, क्या मसला है तुम्हारा? बाबे ने ऊंची आवाज़ में पूछा तो पहले मेरा दिल किया यहाँ से खामोशी से निकल जाऊं, लेकिन फिर मैंने बताया कि मेरी बीबी लापता है, उसकी खोज लगवानी है या दुआ, जो भी आपको मुनासिब लगे, बस मुझे मेरी बीबी चाहिए। उस आदमी ने औरत की जानिब इशारा किया और कहा, बीबी साहब को कोई न्याज दो और उन्हें अपना मसला बताओ, वो ख्वाब देख के बता देंगी तुम्हारी बीवी कहाँ पे है। मैंने मुंह बिगाड़ कर उस ढोंगी बीबी को देखा जो आंखें बंद किए बैठी थी। रोज़ से नशा और दवाइयों की बड़ी तेज़ वहक आ रही थी, जिससे अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं था कि वो इस वक्त शदीद नशे की हालत में थी। मैं वापस जाने के लिए बोलने लगा कि रुक गया। मुझसे अगला कदम और दूसरी सांस दोनों ही न ले गई। दोबारा से उस औरत के करीब हुआ और गौर से देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी रिमशा ही थी। उसकी हालत इंतहाई अबतर हो रही थी और इतनी मैली हो रही थी कि पहचानना मुश्किल था। मैं उसे ज़ोर ज़ोर से झंझोड़ने लगा। वो सब लोग मेरी जानिब मुतवज्जे हो गए। जाली बाबे ने मुझे पीछे करना चाहा तो मैं उसे बुरी तरह से पीटने लगा। वहाँ पे अच्छा खासा तमाशा लग चुका था। हजूम में से किसी ने पुलिस को बुलाया। वो आई तो उन्हें मैंने बताया कि यही मेरी बीवी है। वो पुलिस एहलकार वही थे जो रिमशा के केस को फॉलो कर रहे थे। उस जाली बाबे ने बहुत ज़्यादा तंग किया, जिसकी बिना पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मैं रिमशा से बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो अपने होश व हवास में नहीं थी। पहले तो वो बाबा अपना मुंह ही नहीं खोल रहा था कि ये सब कुछ वो किसके कहने पे कर रहा है, लेकिन जब पुलिस के हाथ लगे तो उसने जो नाम लिया वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। उससे मेरी माँ का नाम लिया और कहा कि वही औरत इस लड़की की बदौलत धंधा कर रही है। वो इसे शाम को यहाँ से ले जाती है और पता नहीं किस जगह पे रखती है, सुबह को फिर से ले आती है। ये लड़की सच्चे ख्वाब देखती है तो हम इससे दिन का लाखों लाखों रुपया कमा लेते हैं। वो ढोंगी बाबा बोलता जा रहा था और मैं ज़मीन पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। सुबह को फिर से लेके आती है। ये लड़की सच्चे ख्वाब देखती है तो हम इससे दिन का लाखों लाखों रुपया कमाते हैं। वो ढोंगी बाबा बोलता जा रहा था और मैं ज़मीन पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। ये सोच कर कि आखिर मेरी माँ ने ये सब क्यों किया, उन्हें क्यों ज़रूरत पेश आ गई पैसे की। और रिमशा, उससे मेरी शादी भी उन्होंने इसी वजह से करवाई ताकि वो उसे अपने घटिया कारोबार के लिए इस्तेमाल कर सके। मेरे जाते ही माँ ने रिमशा को नशा और दवाइयाँ देना शुरू कर दी थी। फिर इस घर को ताला लगाकर वहीं बैठक में उसे कैद करके रखा और अब तरह तरह के लोगों से उसे न्याज दिलाती थी। मैं हक्का बक्का वहाँ खड़ा था जब पुलिस एहलकार मेरे पास आया और बोला, हाँ भाई, अब बताएं, क्या अब भी आपकी माँ पे कोई तफ्तीश न बिठाए क्या, या अब भी छोड़ दें? जब ये बात साबित हो चुकी है कि सब के पीछे आपकी माँ ही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ को पुलिस ले गई तो उन्होंने इकरार जुर्म कर लिया। रिमशा को बहुत ज़्यादा हैवी डोज दी गई थी, जिसकी वजह से उसका इलाज होने लगा और कुछ अरसे में वो ठीक भी हो गई।